हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमें पता है, हम अपने कंप्यूटर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच कॉम्बिनेशन ऑफ कीज नीड्स टू बी प्रेस्ड टू मेक परसेंट साइन। यहाँ पे बोला है कि अगर हमें परसेंट साइन बनाना है तो हम कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे। फर्स्ट दे रखा है Shift+2, सेकंड दे रखा है Shift+3, थर्ड ऑप्शन दे रखा है Shift+4, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है Shift+5 और फिफ्थ ऑप्शन दे रखा है Shift+8। तो याद रखना, हम जब भी हम बात करते हैं परसेंटेज साइन बनाने के लिए तो हम यूज करते हैं Shift+5 का। ठीक है, तो इस Shift+5 किसके लिए यूज करते हैं हम? जब हमें परसेंटेज का साइन बनाना होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है Shift+2 का यूज हम कब करते हैं? जब हमें @ का साइन बनाना होगा। Shift+3 का हम मेनली यूज करते हैं जब हमें हैश का सिंबल बनाना होता है। Shift+4 का हम यूज करते हैं जब हमें मेनली डॉलर का सिंबल यूज करना होता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्टकट कीज हैं। इसके अलावा अगर हम वर्ड और एक्सेल में कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, अगर हम वर्ड और एक्सेल में कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, वर्ड और एक्सेल में कुछ हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, तो फर्स्ट देख लेते हैं अगर Shift+F3 और इसमें भी आगे हमारे पास Shift+F3 जो मेनली एग्जाम में पूछी जाती है। Shift+F3 क्या काम करती है? एक तो करती है चेंज केस का। ठीक है, चेंज केस का काम करती है। यहाँ पे भी वो एक तो चेंज केस का काम करती है। इसके अलावा दूसरा क्या काम करती है मेनली ये, अगर हमें इंसर्ट करना होगा कोई फंक्शन डायलॉग बॉक्स को, तब भी हम यूज करते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। उसके लिए हम तब भी यूज करते हैं Shift+F3 का हम यूज करते हैं। ठीक है, कईयों को अब पता नहीं होता है चेंज केस का मतलब क्या है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। अगर मैंने किसी टेक्स्ट को ABCD करके लिखा है, उसको मुझे चेंज करना है, मान लो ABCD करके, या फिर इसके अलावा ऐसे नहीं चेंज करना है तो सभी को स्मॉल में करना है ABCD करके। तो जब मैं इनको ऐसे चेंज कर रहा हूँ तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? चेंज केस करना। और चेंज केस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? अगर हम चेंज केस को देखें तो चेंज केस हमारे कितने टाइप के होते हैं? तो एक तो चेंज केस आ गया हमारा। अगर हम चेंज केस को देखें तो चेंज केस कौन कौन से होते हैं हमारे? एक आता है हमारे पास अपर, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था। एक आता है हमारे पास लोअर। इसके अलावा आता है हमारे पास सेंटेंस। इसके अलावा आता है हमारे पास टाइटल। ठीक है, और एक आता है टॉगल। तो ये मेनली हमारे 5 टाइप के क्या होते हैं? चेंज केसेस होते हैं। ठीक है, यही चीज हमारे पास अगर हम एक्सेल में बात करें तो उस टाइम पे भी यही 5 हमारे पास होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं जो हमें याद करनी होती हैं, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली हमसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट देख लें कोई शॉर्टकट कमांड्स, तो अगर हम देखें शिफ्ट प्लस, जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे हम। एक आता है हमारे पास Shift+F4। Shift+F4 का काम क्या होता है मेन? ये करता है, रिपीट करता है लास्ट एक्शन को। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ये करता है, रिपीट करता है हमारे पास कौन सा? लास्ट एक्शन। या फिर दूसरा काम क्या होता है इसका? गो टू का काम करता है। ये मेनली क्या होते हैं? दो इसके काम होते हैं। इसके अलावा Shift+F5 भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट आप कॉपी में अपने नोट कर लेना। Shift+F5 भी हमारा यूज किया जाता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है? अगर हमें डिस्प्ले करना होता है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को। डिस्प्ले करने के लिए कौन सा हमारे पास? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। तो इन सभी को क्या करना, आपने एक बार नोट करके अपनी कॉपी में सेव करके इनको याद करना है। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर? तो यहाँ पे बोला है कि मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने ये चीज पहले भी पढ़ी थी कि जो भी हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं वो किसी मतलब कम काम को करते हैं पर वो जल्दी करते हैं, पर मेन फ्रेम क्या करते हैं? एक साथ ही काफी काम को अपना मतलब एक साथ ही काफी काम को करते हैं। बस ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, फर्स्ट लिखा है सुपर कंप्यूटर इज मच मोर लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो ये बात तो गलत है। सेकंड दे रखा है सुपर कंप्यूटर आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो ये बात भी गलत है।
थर्ड ऑप्शन दे रखा है सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू program as fast as possible while mainframe uses its power to execute as many program concurrently। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, हमने ये चीज पहले भी डिस्कस करी थी कि जो तुम्हारे सुपर कंप्यूटर होते हैं वो फोकस करते हैं कम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, पर वो क्या करते हैं उनको फास्ट, जितना फास्ट हो सके उतने फास्ट उनको एग्जीक्यूट करते हैं। पर जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं दूसरी तरफ, वो क्या करते हैं, जो पावर जितने भी यूज करते हैं उस पावर में वो क्या करते हैं, बड़े सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये मेन क्या डिफरेंस है सुपर कंप्यूटर हमारे और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। फिर अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर अलो यू टू एक्सेस द वेब। अगर हमें इंटरनेट को यूज करना है या फिर हमारे वेब किसी को यूज करना है तो हम कौन से टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर का यूज करते हैं। ब्राउजर का यूज करते हैं, मॉडेम का यूज करते हैं, एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, आईआरसी का यूज करते हैं, या फिर नन ऑफ दीज का। तो अगर हार्डवेयर की बात करी तो हार्डवेयर हम कौन सा यूज करते हैं, मॉडेम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा हमने पहले भी देखा था कि जो हमारी मॉडेम है, जो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, या फिर मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर लिखा गया होता है अगर बुक्स में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो चीजें आती है इसमें, इसकी स्पीड। इसकी स्पीड हम किस में मेजर करते हैं, बीपीएस में। इसको क्या बोलते हैं, बिट्स पर सेकंड। एक चीज तो हमने ये पढ़ी थी, अगर आज हम एक्स्ट्रा पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। एक हमारे पास होते हैं डायल अप मॉडेम। ठीक है, मॉडेम्स की काफी टाइप्स होती हैं, उसमें एक आता है डायल अप मॉडेम। अब डायल अप मॉडेम मेनली क्यों यूज होता है या फिर इसमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं इसके। तो डायल अप मॉडेम की जो जो हम मतलब स्पीड्स मेजर करते हैं या फिर जो स्पीड्स आती है इसकी मैक्सिमम, वो आती है 56 केबी पर सेकंड। अब केबी पर सेकंड का मतलब क्या होता है, इसकी एक्सटेंशन जो इसकी फुल फॉर्म है वो आती है किलो बिट्स पर सेकंड, है ना। ये हमने पहले डिस्कस किया था। बीपीएस तो मॉडेम की स्पीड होती है या फिर मेजर यूनिट यूनिट जिसमें मेजर करते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं डायल अप मॉडेम की, तो उसकी स्पीड आती है 56 केबीपीएस, जिसको बोलते हैं किलो बिट्स पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अब किसी को पता नहीं था 56 बिट, या फिर ऑप्शन में ये ना लिख कर ये लिखा होता है 56,000। ठीक है, किलो का मतलब क्या होता है हमारे पास 1000, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 56,000 बिट्स पर सेकंड। के बार ये चीज़ें भी लिखी होती हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे इनको नोट कर लेना। और ये क्या हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास द टर्म ओवरफ्लो मीन्स। अब ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक मेमोरी है, उसका साइज है 100 KB। ठीक है, और मैंने 100 KB पूरी की पूरी यूज कर ली है, और मेरे सिस्टम को मान लो कि मुझे कुछ डाटा और इंसर्ट करना है इसके अंदर। अब ये मेरी मेमोरी पहले से फुल है, और इसके अंदर मुझे कोई एक्स वाई जेड डाटा इंसर्ट करना है, तो वो डाटा इंसर्ट ही नहीं होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि बोलेगा कि मेमोरी मेरी फुल हो गई है। तो उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो हो गया है। तो ओवरफ्लो कब आता है, जब हमारी इंटरनल स्टोरेज क्या हो जाती है, भर जाती है ना। तो यहाँ पे राइट का आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेस ऑफ इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि तुम्हारी इंटरनल स्टोरेज है वो क्या हो गई है, फुल हो गई है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, fill in the blank is the science that attempt to produce machines that display the same type of intelligence that human do। तो ऐसी कौन सी साइंस होती है जो एग्जैक्टली ह्यूमन बिहेवियर की तरह काम करती है, बस वही चीज पूछी है। नैनो साइंस बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, सिमुलेशन बोलते हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये कौन सी जनरेशन को बिलोंग करती है, फिफ्थ जनरेशन को बिलोंग करती है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं एआई में, तो आजकल एआई एआई की जो ट्रेंडिंग, आजकल जितना भी ट्रेंडिंग टॉपिक चला है वो एआई का ही चला है ना। इसके अलावा गूगल का एआई आजकल इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है। गूगल का एआई का नाम क्या है, जेमिनी। ठीक है, इसके अलावा जो ओपन एआई का चला है ना, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी किसका है, ओपन एआई कंपनी का है ना, ओपन एआई कंपनी है उसका है चैट जीपीटी। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एआई की टर्म्स आती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था नैनो। नैनो भी एक चीज पढ़ी थी हमने। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है जैसे नैनो साइंस। तो कई बार पूछ लेते हैं, जो हमारा 1 नैनो होता है, 1 नैनो का मतलब क्या होता है, वन हमारा बिलियंथ ऑफ 1 बिलियंथ ऑफ मीटर। तो कई बार ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगर ऐसा ना लिख के इन्होंने ऑप्शन में क्या दे सकते हैं, 10⁻⁻⁹मीटर, है ना। तो ये चीजें क्या होती है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसी चीजें।
तो यहाँ पे इनको क्या करना, नोट करके रख लेना। ठीक है, अगर हम साइंस की एक जनरल बात करें तो जो हमारा डीएनए होता है ना, ह्यूमन का जो डीएनए होता है, वो भी कितना होता है, 2.5 नैनोमीटर का होता है वो भी। ठीक है, 2.5 नैनो रख लो इसको, इतना स्मॉल होता है वो भी हमारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, वो उसको भी याद कर लेना। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हमारा कंप्यूटर है वो किसी डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट दे रखा है प्रोग्रामिंग, सेकंड दे रखा है प्रोसेसिंग, थर्ड दे रखा है स्टोरिंग, फोर्थ दे रखा है ऑर्गेनाइजिंग। तो वो चीज है, किसी भी चीज को हम कन्वर्ट कर देते हैं इंफॉर्मेशन में, डाटा टू इंफॉर्मेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग करना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, द जावा फाइल एक्सटेंशन इज। यहाँ पे बोले कि जो हमारी जावा है, प्रोग्राम होती है, उसकी फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। तो जावा की हमें पता है एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट जावा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, सेकंड क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या है ऑप्शन, डॉट जेएवी है, जावा कहाँ लिखा है, सेकंड में, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। इसके अलावा जावा की कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जावा किसने बनाई थी। अगर हम देखें जावा के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जावा को डेवलप किया था जेम्स गॉसलिंग ने। जेम्स गॉसलिंग ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, और ये कब डेवलप किया था, 1995 में। और इसका जो ओरिजिनल नाम कई बार पूछ लेते हैं कि जो हमारा जावा बनी थी, ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनी थी। तो इसका जो ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट इसका नेम था, उसका नाम था ग्रीन टॉक। कई बार एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि जावा जो जिस प्रोजेक्ट के अंदर बनी थी, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था। उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन टॉक। पर बाद में ग्रीन टॉक का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, ओक कर दिया था। ओ ए की ओक कर दिया था, क्योंकि ओक एक ट्री था। जो मतलब बोला जाता है कि जो हमारा गोसलिंग थे, जेम्स गोसलिंग, उनके ऑफिस के बाहर एक ओक का ट्री था, तो उसी से उन्होंने उसका नाम क्या कर दिया था, ओक ट्री कर दिया, मतलब ओक के नाम पे कर दिया था, ओक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें जो हिस्ट्री में आती हैं जावा की। फिर बाद में क्या हुआ कि जो ओक था ये पहले से ही किसी कंपनी ने ऑक्यूपाई करके रखा था, ओक टेक्नोलॉजीज करके, तो उन्होंने क्या किया, ओक से इसका नाम क्या कर दिया, जावा। तो ये कुछ हिस्ट्री की चीजें हैं जो एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, पर ये चीजें ऐसे याद रहती हैं। ठीक है, अगर हम फैक्ट टू फैक्ट देखें इनको, तो ये चीजें हमें ऐसे याद रहती हैं। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि जावा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जावा एक हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा एक हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा साथ ही साथ में क्या है, ये हमारी एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जावा क्या पोर्टेबल है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं है। ऑटो गार्बेज सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ठीक है, ऑटो गार्बेज एक फीचर आता है, वो इसमें है। इसके अलावा जावा एक हमारी जो हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जो हमारी जावा क्या होती है, जावा इज, लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इंडिपेंडेंट लैंग्वेज मतलब इसका ये मतलब होता है कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे आप कोई जावा का प्रोग्राम लिखोगे, तो उसको आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी इजीली रन करवा सकते हो। तो इसके पीछे जो मेन काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं, जेवीएम। ठीक है, जेवीएम जो इसके पीछे जो मेन काम करता है। अब जेवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो जावा के रिगार्डिंग काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको भी क्या करना है, एक बार नोट करके रख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बोला है कि जो हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, जो चार्ल्स बेबेज ने, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है, इन्होंने क्या किया था, डिजाइन किया था। अबेकस, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या फिर एनालिटिकल इंजन। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा, फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे चार्ल्स बेबेज ने कौन सा बनाया था, फर्स्ट मैकेनिकल, इनका नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन। इससे पहले भी इन्होंने बनाया था जिसका नाम क्या था, डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन भी इन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन से पहले। उसके बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, जिससे हमने इनको क्या बोला, ये हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। अब एनालिटिकल इंजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे एनालिटिकल इंजन आया कब था, ये 1834 में मेनली आया था। इसके अलावा पूछा जाता है कि क्या ये प्रोग्राम्ड था कि नहीं था, तो ये क्या था, ऑब्वियसली प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम सिस्टम, यहाँ से मतलब एक तरीके बोल सकते हैं प्रोग्राम था ये सिस्टम। पर ये प्रोग्राम किससे किया गया था, ये पूछा जाता है। तो प्रोग्राम किया था विद द हेल्प ऑफ पंच्ड कार्ड। पंच कार्ड की हेल्प से इसको प्रोग्राम किया था। अब इसमें कुछ मेमोरी थी, यस मेमोरी। इसमें क्या थी, एक तरीके की इंटरनल मेमोरी हुआ करती थी।
जो हमारा एनालिटिकल इंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चार फैक्ट्स हैं, इनको साथ में याद कर लेना। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे कभी तो और फैक्ट्स देखेंगे, तो एक साथ इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो बस ये तीन चार फैक्ट्स अभी के लिए याद कर लो, ये सारी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैसेज इनटू एन इनकोडेड फॉर्म इज नोन एज। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी मैसेज को हम क्या कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं किसी दूसरी फॉर्म में। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं, इनक्रिप्शन बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है इनकोड करना, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनकोडिंग। तो यहाँ पे सेकंड क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, विच इज डिवाइस दैट इंटरकनेक्ट टू और मोर नेटवर्क इनेबलिंग डाटा ट्रांसफर टू बी मेड बिटवीन देम। अब बोला है यहाँ पे, मान लो कि मेरे पास एक नेटवर्क यहाँ पे है, इस नेटवर्क में बड़े सारे सिस्टम अटैच हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे चार पांच सिस्टम अटैच हैं, और यहाँ पे एक दूसरा नेटवर्क है, इसमें भी बहुत सारे सिस्टम अटैच हैं। अब मुझे इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। मुझे इन दोनों नेटवर्क्स को क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जो कनेक्ट करने के लिए मुझे एक डिवाइस यूज होता है, उस डिवाइस का नाम पूछा है। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, प्लोटर बोलते हैं, जॉयस्टिक बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं, फिर बात बोलते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही डिवाइस है, और यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। तो जो दो नेटवर्क्स को, ठीक है, इंटरकनेक्ट करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं। तो ये काफी बार एग्जाम में आया है, और काफी ये सिंपल है, इसको बस याद रखना कि गेटवे क्या करता है, दो नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, डाटा ट्रांसफर पॉसिबल होता है दो नेटवर्क्स के बीच में। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम अ कीवर्ड, सॉरी कीबोर्ड। यहाँ पे बोला है कि कौन सा ऐसा चीज है जिससे वो डायरेक्टली हम कंट्रोल करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। कार्ड पंच को, पंच कार्ड टेप को, मैग्नेटिक टेप को, या फिर मैग्नेटिक डिस्क को। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। जितने हमारे कार्ड पंच होते थे ना, उनको डायरेक्टली हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द यूनिट ऑफ के आई पी एस, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि के आई पी एस जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, प्रोसेसर की होती है, डिस्क ड्राइव की होती है, प्रिंटर की होती है, या फिर टेप की होती है। तो ये किसकी होती है, के आई पी एस, ये होती है हमारी ऑब्वियसली हमारी प्रोसेसर की होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। फिर इसके अलावा नेक्स्ट आ गया हमारे पास, आईसी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। जो हमारे आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं कौन सी बेसिस के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर टाइप ऑफ कंप्यूटर, या फिर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, या फिर दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, थर्ड हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमने जब आईसीस देखी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स देखी, तो हमने देखा था आईसीस हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। अगर हम फोर्थ जनरेशन की आईसीस की बात करें, फोर्थ जनरेशन या फिर फिफ्थ जनरेशन की बात करें जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो फोर्थ जनरेशन में हमने देखा था एल एस आई, इसके अलावा देखा वी एल एस आई, है ना। और फिफ्थ जनरेशन में मेनली क्या आती है, यू एल एस आई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, एल एस आई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वी एल एस आई आता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि एल आई सी में हमने पहले भी डिस्कस किया था इस चीज को, कि एल आई सी में क्या होती है, अप टू 100 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, है ना। वीएलएसआई में क्या होता है, 100 से लेके अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 1 लाख तक क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर चलते हैं। और अल्ट्रा में क्या होते हैं, उससे भी ज़्यादा, ठीक है, उसके 1 लाख से लेकर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से लेकर 15 लाख टू इससे ऊपर चलते हैं। तो ये बस इनमें क्या मेनली डिफरेंस है कि जो ट्रांजिस्टर की जो संख्या होती है वो सब में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वो लिखा है कि जो हमारे आईसीज होते हैं उनको हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है, मुझे कमेंट कर दिया करो नीचे, तो उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, हे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।